प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम टॉपिक पढ़ रहे थे। अब आप देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने टू टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहली थी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड क्या थी हमारे पास कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट हमारे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूशंस हम स्टडी करते हैं, चाहे वो डिस्क्रीट की हो चाहे वो कंटिन्यूस की हो। तो डिस्क्रीट में भी हमारे पास क्या है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन उसमें क्या है दो जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टडी करते हैं, वो आप लोगों को मैंने करवाई है बाइनोमियल एंड पॉइसन। अब हमारे पास क्या है वो दो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं आज की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमारे पास क्या है उसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा फर्दर भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या है सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हम इसको हर जो है फील्ड में हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। चाहे वो नेचुरल फिनोमिनाज हो चाहे वो इकोनॉमिक फिनोमिनाज हो, जितने भी हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइट है, वेट है, फिजिकल अगर आप देखते हैं तो उन तमाम में हम क्या कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। इसमें आप लोगों की सिर्फ मैंने सिंपल सी एग्जांपल्स ऐड किए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे जो है अपनी डेली रूटीन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो रिसर्च है, वहाँ उन तमाम जितने भी डिफरेंट फिनोमिनाज हैं, वहाँ पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। यानी कि इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस क्या है, हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या नेम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक कंटिन्यूस की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। ठीक है, कंटिन्यूस का आपने देखा था कि उसमें हमारे पास एग्जैक्ट बेल शेप कर्व बनता है, जिससे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जो कर्व बनता है वो हमेशा क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, वो बेल शेप्ड कर्व होता है। इसके ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल कर्व कहते हैं। अभी मैं आपको इसका ग्राफ शो करती हूँ, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में। उसमें हमारे पास ये थ्री इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहले क्या है मैनी नेचुरल एंड द इकोनॉमिक फिनोमिना टेंड टू अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। यानी कि जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं चाहे वो इकोनॉमिकली फिनोमिनाज हैं हमारे पास, वो तमाम क्या है वो अप्रोच करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अब अगर आप देखें नॉर्मल जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं चाहे वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके जो हमारे अंदर उन तमाम को हम क्या कहते हैं अप्रोच करवाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू अप्रोक्सीमेट द अदर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको अगर हमने अप्रोक्सीमेट करना है तब भी हम क्या करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें सैंपल मीन है, सैंपल के प्रोपोर्शंस हैं, इन तमाम को भी ये क्या कहते हैं फॉलो करते हैं किसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। इसके अलावा अगर आप देखें डिफरेंट जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी जो एरर टर्म्स होती हैं वो भी क्या करती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को वो क्या करते हैं अप्रोच करते हैं हमारे पास। अब उसके बाद अगर आप देखें हमारे पास क्या है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है उसे हम क्या कहते हैं नॉर्मल कर्व कहते हैं। इज द बेल शेप कर्व। फिगर में जो है वो मेंशन किया गया दैट डिस्क्राइब द सो मैनी फिनोमिना दैट अकर इन द नेचर, इंडस्ट्री एंड द रिसर्च। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें फिजिकल मेजरमेंट्स इन द एरिया, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, रेनफॉल स्टडी है, या मेजरमेंट्स ऑफ द मैन्युफैक्चर पार्ट्स हैं, यानी कि डिफेक्टिव पार्ट्स हैं या नो डिफेक्टिव पार्ट है, ये सारे या रेनफॉल स्टडी करते हैं, या टेम्परेचर अगर आप देख रहे हैं, वेदर है, हाइट है, वेट है, यानी कि इन तमाम चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं उन तमाम को आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा एरर्स की अप्रोक्सीमेशन के लिए भी हम क्या करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। अब आ जाते हैं किसने इसका जो है कॉन्सेप्ट दिया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। 1733 में अब्राहम डी मोवरी जो थे उन्होंने इसकी इक्वेशन को डेवलप किया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, इसके बाद जो फर्दर इसमें जो है वो जो है इसको बनाया गया था किसके लिए, इक्वेशन को स्टडी ऑफ एरर्स के लिए, ताकि हम उसकी बेस पे हम डिफरेंट जो रिपीटेड एरर्स हैं हम उनको मेजर कर सकें। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इन द ऑनर ऑफ द कार्ल
कार्ल फ्राइडरिच गॉश था, यानी कि इसी की नेम पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो दूसरा नेम है वो है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो गॉश था उसने हमें जो है इसकी एक इक्वेशन जो है वो प्रोवाइड की थी, एक इक्वेशन ड्राइव की थी जिसका बेसिक पर्पस क्या था कि हम स्टडी कर सकें एरर्स को इन द रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो बेल शेप्ड कर्व है वो हमारे पास क्या है, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें इसे हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। अगर आप चेक करें तो इस कर्व को अगर मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो आप इसके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि राइट साइड और जो लेफ्ट साइड है दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है वो आपको शो करें, यानी कि दोनों में कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पर जो है वो नजर नहीं आ रहा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास क्या होते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं। कौन से टू पैरामीटर्स होते हैं? नॉर्मल के जो इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? दो पैरामीटर्स पे, जिसमें हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर होता है म्यू, दूसरा क्या होता है सिग्मा। यानी कि म्यू जिसे हम क्या कहते हैं, मीन, यानी कि जिसे हम ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसे हम सिग्मा से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वेरिएंस आ जाता है तो उसे हम किससे शो करते हैं, सिग्मा स्केयर से शो करते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन है, जो हमारे पास रेंडम वेरिएबल होगा कंटिन्यूस का, उसको हम किस तरह से नोटेशन के थ्रू हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये नोटेशन अवेलेबल है, हम इसके थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी है आपने देखा उन तमाम का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कंटिन्यूस की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डेंसिटी फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होगा रैंडम वेरिएबल का, विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब इसका डेंसिटी फंक्शन देखें, हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, यानी कि हमारे पास उसके इज इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेस्ट पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 सिग्मा स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर देखें इसमें किसको शो कर रहा है, म्यू हमेशा शो करता है हमारे पास मीन को, सिग्मा स्केयर किसको शो कर रहा है, वेरिएंस को, सिग्मा जो है अगर सिंपल है वो किसको शो कर रहा है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन को। पाई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, वो फिक्स रहती है, यानी कि 3.1415 एंड सो ऑन। और ई जो है वो क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, जिसकी वैल्यू भी हमेशा फिक्स रहती है 2.7182 एंड सो ऑन। अगर आप चाहें तो इसमें ई की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसमें क्या है डायरेक्ट भी आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद x क्या है, हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यूज हम लोग लेते हैं हम उसको यहाँ पर पुट करते हैं। अब आ जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है, आपको पता है क्योंकि ये कंटिन्यूस की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था उसकी रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से क्या होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो सेम एज इट इज जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो डेंसिटी फंक्शन आपने देखा है यहाँ पर, उसकी रेंज भी क्या है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है। यानी कि अगर आप देखें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों पढ़ते हैं, हम उसमें क्या कहते हैं, जो है हम एक इंटरवल को डिफाइन कर देते हैं, हम फिर कहते हैं उस इंटरवल के दरमियान हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो लाई करें। अब हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उस एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस को हम स्टडी करते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर डिफरेंट जो है वो डायग्राम्स यहाँ पर ऐड की गई हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ये सिर्फ आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो इसके पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी शेप हमेशा पैरामीटर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी कि जैसी पैरामीटर्स की वैल्यूज होंगी, चाहे वो इंक्रीज हो रही है चाहे वो डिक्रीज है, उस तरह से जो है हमारी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी शेप भी क्या होती है उस पर वो डिपेंड कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ये फिगर नंबर 2 है, अगर आप इसमें चेक करें, मीन हमने इसका क्या लिया है, म्यू हमने लिया 50 एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमने लिया है 5। अब अगर आप इसकी बेस पे अगर आप ग्राफ बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास क्या है, दो डाटा सेट है, उनके मीन भी हम देख रहे हैं, उनके हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देख रहे हैं। तो हमेशा क्या सिमेट्रिकल है, हमारे पास बेल शेप कर्व है, तो उनका जो सेंट्रल पॉइंट है
वो सेम रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको पता है सबसे पहले तो आप लॉजिकली अगर आप सोचें, मीन का जो बेसिक पर्पस है वो हमें क्या कहता है, डाटा के सेंट्रल पॉइंट के बारे में हमें बताता है। तो ये देखें हमारे पास इस सेंट्रल पॉइंट के बारे में बता रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमेशा डाटा की वेरिएशन के बारे में, डाटा की जो स्प्रेडनेस है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप उसको दोनों को डिफरेंट ग्राफ पे भी अगर आप शो करते हैं तो उनका मीन सेम रहेगा, लेकिन क्या है उनकी जो वेरिएशन है वो क्या हो जाएगी, जो उनकी स्प्रेडनेस है वो वेरी करती रहेगी। तो यहाँ पर यही बताया गया कि दोनों क्या है हमारे पास म्यू 1 एंड म्यू 2, यानी कि पहले डाटा सेट की बेस पे अगर आप मीन कैलकुलेट करें तो आप उसको म्यू 1 से शो करें, अगर सेकंड डाटा सेट की बेस पे अगर आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम म्यू 2, सेम इसी तरह से सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब कंडीशन हमने क्या यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि म्यू 1 जो है वो लेस देन है म्यू 2 से, लेकिन जो सिग्मा 1 है यानी कि पहले डाटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन और जो सेकंड डाटा सेट है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या है, वो सेम आ रहा है। तो इसमें क्या है कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास क्या है मीन जो है वो ग्रेटर हो रहा है, वो हमेशा क्या है सेंट्रल पॉइंट के बारे में बता, तो उसका स्केच क्या बनेगा, इस टाइप का बनेगा। अब अगर आप थर्ड देखें हमारे पास जो फिगर है, अब उसमें हमने कंडीशन चेंज कर दिया है कि पहले डाटा सेट और जो दूसरा डाटा सेट है उनका मीन सेम है, लेकिन क्या है उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पहले डाटा सेट का वो क्या है, लेस है सेकंड डाटा सेट के, यानी कि जो सेकंड डाटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर आप देखें यहाँ पर अगर हम उसको दोनों को एक ही ग्राफ पे शो करते हैं एट द सेम टाइम, तो अगर आप देखें यहाँ पर दोनों कर्व जो है वो सेंट्रल पॉइंट पर दोनों की पोजीशन क्या है वो सेम रहेगी मीन की, लेकिन क्या है वेरिएशन अब आप देखें चेंज हो गया। किस तरह से चेंज हो गया है, अगर आप इसको चेक करें सिग्मा 1 जो है वो क्या है लेस देन है सिग्मा 2 से, यानी कि सिग्मा 1 वाले जो डाटा सेट है उसकी वेरिएशन क्या है वो कम है, सिग्मा 2 वाले डाटा सेट के अंदर वेरिएशन क्या है वो ज्यादा है। अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो पहला जो ये जो सिग्मा 1 का ग्राफ है, अगर आप देखें तो इसका जो गैप है मीन से वो ज्यादा दूर प्लॉट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जो सिग्मा 2 है इसके अगर आप ग्राफ को चेक करते हैं, आप इसके कर्व को चेक करते हैं, तो इसके अंदर वेरिएशन क्या है वो बहुत ज्यादा, यानी कि वो हमारे मीन से क्या है वो बहुत ज्यादा दूर क्या है वो प्लॉट हो रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा हमें किसके बारे में बताता है, हमेशा स्प्रेडनेस के बारे में बताता है, but the curve with the largest standard deviation is lower and spread out the further। अगर आप इसको थ्योरी को भी रीड करेंगे तो ये आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स सिर्फ जो ग्राफ है ना, ये बेल शेप वाला ग्राफ ये लाजमी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका डेंसिटी फंक्शन, इसकी जो डिटेल। लेकिन जो ये वाले ग्राफ हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, ये जो जैसे आपने देखा था ये फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 या फिगर नंबर 4 है, इनकी डिटेल सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा मीन अगर एक दूसरे से ग्रेटर हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास किस तरह के जो है वो नॉर्मल कर्व्स बन सकते हैं। अब आप देखिए म्यू 1 जो है वो लेस देन है म्यू 2 से, सिग्मा 1 लेस देन है सिग्मा 2 से। अगर आप इसमें भी चेक करते हैं तो वेरिएशन किस में ज्यादा आ रही है, सिग्मा 2 में एज कम्पेयर टू सिग्मा 1 में। तो डिफरेंट मीन है, डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो सेंट्रल पॉइंट तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो इनकी वेरिएशन है, जो इनकी शेप है स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पे वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट क्या है प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें अगर आप देखें, जो फंक्शन हमने पढ़ा है डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसमें हमारे पास क्या है, एक तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। फिर उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, इस सेंटेंस में क्या बात की गई है कि जो टोटल एरिया है अंडर द नॉर्मल कर्व वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, 1 के। यानी कि अगर आप कंटिन्यूस की जो है थ्योरी को अगर आप रिवाइज करें तो उसमें ये दो पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, और जो टोटल एरिया होता है कर्व का वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है 1 के, यानी कि 0.5 लेफ्ट साइड पे होता है, 0.5 क्या होता है वो हमारे राइट साइड पे होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है
वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो हमेशा म्यू के इक्वल होगा। और जो वेरिएंस है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा सिग्मा स्केयर के इक्वल होगा। अब उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर जो ये मीन है, इसी पॉइंट पर आपका मीन, आपका मीडियन, आपका जो मोड है, वो हमेशा क्या होते हैं, वो सारे किसके इक्वल होंगे, वो म्यू के इक्वल होंगे। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं। यहाँ पर अगर आप रीड करें, द मीडियन एंड द मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ईच इक्वल टू द म्यू द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमारे पास क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसे हम बेल शेप भी कहते हैं, यूनी मॉडल भी हम इसे कहते हैं। यूनी मॉडल का मतलब होता है यानी कि एक सिंगल पीक है, आपने देखा था एक सिंगल पीक है उसमें, उसके अलावा और पीक नहीं है। यानी कि हमारे पास क्या है, उसकी शेप आपने देखा सिंगल पीक की फॉर्म में। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि सिंगल पीक का क्या मतलब है। यानी कि अगर आप देखें उसमें हमारे पास क्या इस तरह की जो वो जा रही, अगर आप कर्व समटाइम्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें क्या होता है एक इस तरह का है, यानी कि हमारे पास क्या होता है इस तरह के भी वो बन रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास वो यूनी मॉडल नहीं है, वो बाई मॉडल हो जाती है। तो सिंगल पीक का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर आप चेक करें तो उसका एक ही, उसमें क्या है, वो पीक आ रही है, यानी कि एक ही हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ये क्या है, हमारे पास एक यूनी मॉडल है। The total area under the normal curve and the above the horizontal axis is always equal to 1। यानी कि हमेशा जो है वो टोटल जो एरिया होता है अंडर द कर्व, वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। और आप जितने भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आप लोग कर्व ड्रा करेंगे, वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करते, ठीक है। जो उनकी जो टेल वाली साइड है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, लेकिन उसका जो एरिया वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं मीन डेविएशन क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अप्रोक्सीमेटली क्या है 4/5 सिग्मा के इक्वल। ये सारे प्रूव हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टीज जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, सिर्फ आपने इनको स्टडी करना। द नॉर्मल कर्व हैज द पॉइंट्स ऑफ द इन्फ्लेक्शन विच आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। यानी कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उनका जो डिफरेंस है वो सारा क्या है, मीन के वो इक्वल है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ओड और इवन ऑर्डर के मूवमेंट्स होते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में था मूवमेंट्स का टॉपिक, जो आप लोगों को मैंने नहीं करवाया, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कुछ ओड होते हैं हमारे पास मूवमेंट्स। मूवमेंट्स होते हैं बेसिकली हमारे पास जो होते हैं स्क्वायर की फॉर्म में पावर हम ले रहे थे, कुछ पावर्स इवन में आ रहे हैं, कुछ हमारे पास क्या होती हैं, ओड में आते हैं। तो जो ओड ऑर्डर मूवमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं, लेकिन जो इवन ऑर्डर होते हैं उनका फार्मूला क्या है हमारे पास, म्यू 2n और सो ऑन, हमारे पास क्या है इसके ये फार्मूलाज हैं। अब उसके बाद अगर आप देखें 8th नंबर पे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम क्या करते हैं, एक इम्पिरिकल रूल को हम स्टडी करते हैं, जिसमें क्या है म्यू प्लस माइनस सिग्मा, यानी कि मीन है हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल, और उसका अगर हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या है 68% ऑब्जर्वेशन जो है वो इस पॉइंट में लाई करती है। अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 95% जो डाटा की ऑब्जर्वेशन है वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या है वो लाई करती है। अगर आप देखें 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लेते हैं तो उसमें कितने हैं कि 99.7% आपकी जो डाटा है वो इसमें क्या है वो प्लॉट होंगे। यानी कि एम्पिरिकल जो रूल है उसमें हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल कर्व है अगर आप देखें यहाँ पर हमने क्या किया, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, पहला पहला आप देखें यहाँ पर एम्पिरिकल रूल में हमारे पास क्या है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, यानी कि एक दफा प्लस और एक दफा क्या है माइनस में है। तो अगर आप बेल शेप्ड कर्व आपने बनाया है एम्पिरिकल रूल के अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, अब आप देखिए सेंट्रल पॉइंट क्या है हमारा, वो क्या था म्यू। जब आपने कर्व बनाया तो सेंट्रल पॉइंट क्या आ गया, हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो क्या हो गया हमारे पास म्यू। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो डाटा सेट है उसमें आप देखिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। बेसिक जो इसकी रेंज है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इस कर्व की पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान है। अब हमने क्या किया, अगर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के तक हमारे डाटा सेट की 68% ऑब्जर्वेशन क्या है वो इसी पॉइंट के दरमियान क्या है वो
लाई करेंगे। अगर मैं इसमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या है, यानी कि म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा। तो अगर आप देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान हमारे पास क्या है, कितनी ऑब्जर्वेशंस लाई करेंगी, 95% जो है वो ऑब्जर्वेशन अप्रोक्सीमेटली वो इसमें इंक्लूड होगी। अगर हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान हमारे पास डाटा सेट की 99.7% जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इसमें क्या करेंगी, वो लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपने सिर्फ इनको जो है वो याद करना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपेयर करना है। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस आप लोग पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पिरिकल रूल हमेशा क्या है, वो हमेशा बेल शेप या क्या होते हैं हमारे पास सिमेट्रिकल शेप को वो डिफाइन करता है। अब हमारा जो टॉपिक है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब हमने क्या करना है उसमें जो पैरामीटर्स हम यूज कर रहे थे म्यू एंड जो है सिग्मा या सिग्मा स्केयर, अब हमने उसकी क्या करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। यानी कि जब हम अपनी जो पैरामीटर्स हैं अगर आप देखें इनकी जो रेंज है वो क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान। अगर आप देखें ये क्या था हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल्स के लिए या न्यूमेरिकल्स के लिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसका क्या है, डेंसिटी फंक्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का। अब अगर आप देखें इसमें क्या है, दो पैरामीटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसकी रेंज चेक करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारा जो वैल्यूज आएंगी रेंडम वेरिएबल की वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आएंगे, यानी कि अनलिमिटेड नंबर्स आएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन कर दें रैंडम वेरिएबल की, कि हम ऐसा क्राइटेरिया बनाए, एक न्यू वेरिएबल बनाए जिसकी मदद से हम इसको जो पैरामीटर्स हैं हम इनको आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो उससे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखिए जब हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया, हमने ट्रांसफॉर्म किया, तो पहले रैंडम वेरिएबल क्या था हमारे पास, उसे हम कैपिटल एक्स से हम शो कर रहे थे। अब अगर हम रैंडम वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास एक न्यू वेरिएबल आ गया जिसे हम किससे शो करें हैं, कैपिटल जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा से। यानी कि जी हमारे पास एक न्यू वेरिएबल बना है। अब जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें क्या है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब अगर आप देखें इस रैंडम वेरिएबल का जो मीन है वो क्या रहेगा, 0, एंड वेरिएंस क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। यानी कि अगर आप देखें पहले क्या था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान हम ले रहे थे। अब अगर इसके दरमियान अगर आप देखें इस न्यू वेरिएबल का, तो इसका मीन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, और इसका जो वेरिएंस है वो हमेशा क्या रहेगा, वो 1 रहेगा। तो यहाँ पर यही बताया कि हमने जब ट्रांसफॉर्म किया है रैंडम वेरिएबल एक्स को, पहले उसका मीन क्या था, म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा से क्या था। जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो एक न्यू वेरिएबल बना है किसके साथ, विद मीन 0, यानी कि म्यू 0 है, और जो सिग्मा स्केयर है वो क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब जो न्यू एक्सप्रेशन हमारे पास बना है वो क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, उससे हमने किससे शो करना, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा से। अब अगर आप चेक करें पहले क्या था हमारे पास, x क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा था। अगर आप यहाँ पर ये सिंबल देखें इसका क्या मतलब है कि ये अप्रोच कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है किसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से। जब हमने इसी वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन की तो ये न्यू वेरिएबल क्या बना, z। अब z जो है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद 0 मीन से एंड विद वेरिएंस 1 से या यूनिट वेरिएंस 1 से। अब आप देखिए न्यू वेरिएबल बना है तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो डेंसिटी फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल है हमारे पास डेंसिटी फंक्शन बनेगा। अब वो कौन सा है हमारे पास, फाइव ऑफ जी। यहाँ पर आप देखें सिंबल क्या है उसका, ये इसको हम क्या रीड करते हैं, फाइव। फाइव ऑफ जी इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई रेज टू माइनस जी स्केयर बाय 2। अब इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो न्यू वेरिएबल बना है, अगर आप इसको देखें यहाँ पर आपको म्यू भी नहीं नजर आ रहा, आपको यहाँ पर सिग्मा स्केयर और ना ही सिग्मा आपको नजर आ रहा है। उसकी ये रीजन है बच्चे कि हमारे पास जो था मीन वो क्या है इसमें, वो 0 है, और जो वेरिएंस है वो 1 है। अगर आप उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं इस डेंसिटी फंक्शन के अंदर
देखिए यहाँ पर जो हमारे पास था ये डेंसिटी फंक्शन, मीन क्या है हमारे पास वो 0 है। तो अगर आप देखें पहली वाली जो टर्म है यहाँ पर हमारे पास क्या है x माइनस 0, और नीचे क्या है डिवाइजर में 2 बाय सिग्मा स्केयर। सिग्मा स्केयर क्या था हमारे पास 1 है, अगर आप उसका स्केयर लेते हैं या आप अंडर रूल तब भी वो 1 ही रहेगा। तो अगर आप देखें रिमेनिंग क्या बचा है हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू माइनस एक्स का स्केयर बाय 2, यानी कि अब x की जगह पे हमारे पास न्यू वेरिएबल आया वो क्या बना था z, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास z। अब देखें फार्मूला अब समझ में शायद आपको आ जाए। यहाँ पर अब चेक करें हमारे पास क्या है, म्यू और सिग्मा की वैल्यूज पुट की हैं, x की जगह पे हमने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है न्यू वेरिएबल z के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा z का स्केयर आ जाएगा, और उसकी रेंज भी हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में आ जाएगी।